Good morning, everyone. This is Dr. Supriya Sonalika, Department of Political Science, YSNM College. Dear students, very good morning to all of you. आज का जो हमारा क्लास है वो पीजी सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट्स के लिए है और साथ ही साथ यह यूजी सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट्स के लिए भी है, क्योंकि आज जिस टॉपिक की हम लोग चर्चा करेंगे उस टॉपिक को यूजी के सेमेस्टर 4 के अंतर्गत पढ़ना है पेपर 8 में, और साथ ही साथ उसको पीजी सेमेस्टर 2 के पेपर 6 के अंतर्गत पढ़ना है। और इसके अंतर्गत इस पे यूनिट 3 जो है उसमें हमें देखना है कि नेशनल पावर क्या है, राष्ट्रीय शक्ति क्या है, उसका कंसेप्ट, उसकी अवधारणाएं क्या हैं, उसकी प्रकृति क्या है तथा उसके एलिमेंट्स क्या हैं, उसके तत्व कौन कौन से हैं, किन किन चीज़ों से मिलकर राष्ट्रीय शक्ति जो है वो मिलकर बनी हुई होती है। तो इन चीज़ों का अध्ययन जो है हम लोग को आज के क्लास में करेंगे, और ये क्लास जो है यूजी और पीजी दोनों के स्टूडेंट्स के लिए होगा, क्योंकि ये दोनों टॉपिक सेम टॉपिक पढ़ना है, तो इसलिए ये दोनों के लिए ये क्लास है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है, क्योंकि ये इंटरनेशनल थ्योरीज़ का पेपर है, इंटरनेशनल थ्योरीज़ ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का पेपर है, तो इसमें सबसे पहले हम लोग ये समझने का प्रयास करेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत जो शक्ति का जो सिद्धांत है, शक्ति जो है वो क्या है। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की अगर हम बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विद्वानों ने राष्ट्रीय शक्ति को राष्ट्र का एक सबसे महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु माना है, और जिसके चारों ओर जो है उसकी विदेश नीति, उसकी फॉरेन पॉलिसी के विभिन्न पहलू के उसके चारों इर्द गिर्द वो घूमती हुई नज़र आती है। और मॉर्गेनथाउ ने राष्ट्रीय शक्ति के बारे में कहा है कि राष्ट्र शक्ति वह शक्ति है जिसके आधार पर कोई व्यक्ति दूसरे राष्ट्रों के कार्य, व्यवहारों और नीतियों पर प्रभाव तथा नियंत्रण डाल सकता है या डालने की चेष्टा करता है, और यह राष्ट्र की वह क्षमता है जिसके बल पर वह एक दूसरे राष्ट्रों से अपनी इच्छा के अनुरूप कार्य करा सकता है। और पेडल फोर्ड और तथा लिंकन के अनुसार यह जो है राष्ट्रीय शक्ति की भौतिक और सैनिक शक्ति तथा सामर्थ्य का सूचक है, और राष्ट्रीय शक्ति को हम शक्ति एवं सामर्थ्य का वह योग मान सकते हैं जो एक राज्य अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के लिए तथा राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए उपयोग करता है। और इसी तरह से बहुत सारे विद्वान हैं जिन्होंने जो राष्ट्रीय शक्ति है उसके बारे में बताया है, और मॉर्गेनथाउ ने आधुनिक युग में शक्ति की राजनीति के सिद्धांत का जन्मदाता इनको मॉर्गेनथाउ को माना जाता है। और मॉर्गेनथाउ के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति अन्य राजनीतियों की भांति ही शक्ति के लिए संघर्ष है, उन्होंने ये बात कही है। मॉर्गेनथाउ का यह मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के कुछ भी उद्देश्य हो सकते हैं, लेकिन इसका केंद्रीय तत्व जो होता है वो शक्ति होता है। शक्ति एक सापेक्ष शब्द है जिसका प्रयोग अंतर्राष्ट्रीय जगत में किया जाता है, और इसका उद्देश्य महान राष्ट्रों द्वारा छोटे राष्ट्रों पर अपना प्रभाव स्थापित करना होता है। मॉर्गेनथाउ के अनुसार राष्ट्रीय शक्ति का अर्थ वह शक्ति जिसके आधार पर कोई राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के कार्यों, व्यवहारों और नीतियों पर अपना प्रभाव डालता है तथा नियंत्रण करने की चेष्टा करता है। यह राष्ट्र का वह क्षमता है जिसके बल पर वह दूसरे राष्ट्रों के साथ अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी कार्य जो है उससे करवा सकता है। और हार्टमैन ने कहा है शक्ति के संदर्भ में कि राष्ट्रीय शक्ति से यह बोध होता है कि कोई भी राष्ट्र कितनी शक्तिशाली है अथवा निर्बल है, या अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति की दृष्टि से वह कितनी क्षमता रखता है। और ऑर्गेनेस्की ने भी कहा है कि अपने हितों के अनुकूल दूसरे राष्ट्रों के व्यवहार को प्रमाणित करने की योग्यता का नाम ही शक्ति है। जब तक कोई राष्ट्र यह नहीं
जब तक कोई राष्ट्र यह नहीं कर सकता, चाहे वह कितना ही बड़ा क्यों ना हो, उसे शक्तिशाली नहीं कहा जा सकता। मतलब एक शक्ति एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के को समझने के लिए। और रॉबर्ट डहल ने, हेरोल्ड डी लॉसवेल और रोवे ने शक्ति को प्रभाव के अर्थ में प्रयुक्त किया है। कौटिल्य ने शक्ति को बल प्रयोग के रूप में व्यक्त किया है और मॉर्गेनथाउ तथा कैटलिन ने शक्ति को नियंत्रण के अर्थ में प्रयुक्त किया है। हॉब्स ने अपनी पुस्तक लेवियाथन में शक्ति को सामान्य प्रवृत्ति बताते हुए शक्ति इच्छा मानव की अविच्छिन्न एवं अनवरल इच्छा है जिसका अंत मृत्यु से ही होता है। ये बातें हॉब्स ने अपनी पुस्तक लेवियाथन में भी चर्चा की है। ऑर्गेनेस्की ने अपनी पुस्तक वर्ल्ड पॉलिटिक्स में शक्ति के आधार पर राज्यों का 4 प्रकार से विभाजन किया है। पहला, शक्तिशाली और संतुष्ट राष्ट्र। दूसरा, शक्तिशाली और असंतुष्ट राष्ट्र। तीसरा, कमजोर और संतुष्ट राज्य। और कमजोर और असंतुष्ट राष्ट्र। तो इस तरह से ऑर्गेनेस्की ने 4 भागों में या 4 प्रकार से राज्यों की चर्चा की है, या राज्य के बारे में 4 तरह के राज्यों की चर्चा की है शक्ति के संदर्भ में। शक्ति शून्य की अवधारणा। अब शक्ति शून्य क्या है? तो विश्व के किसी भूभाग पर, महाद्वीप या क्षेत्र विशेष में महाशक्ति की अनुपस्थिति अथवा महाशक्ति का इतना शक्ति शून्य उत्पन्न करना है। महाशक्ति की उपस्थिति से उस भूभाग के राजनीतिक स्थिरता का परिचायक माना जाता है और महाशक्ति की अनुपस्थिति में शक्ति की शून्यता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और इसका परिणाम यह होता है कि अन्य शक्तिशाली बीच प्रतिस्पर्धा, युद्ध और राजनीतिक अशांति एवं अस्थिरता। ट्रूमैन सिद्धांत शक्ति शून्यता की अवधारणा पर ही आधारित है। इसके बाद हम एक जो चर्चा करेंगे कि शक्ति जो है उसके तत्व क्या हैं। उसके तत्व, ये तो शक्ति का स्वरूप है और डेफिनेशंस जो मैंने विभिन्न विचारकों के द्वारा जो बताया गया है उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा की। अब है कि शक्ति के जो तत्व हैं, एलिमेंट्स हैं, वो क्या क्या हैं। तो राष्ट्रीय शक्ति मूल रूप से सैनिक शक्ति ही है, किंतु इस शक्ति की रचना में अनेक तत्व के कार्य करते हैं और इसलिए वे शक्ति के घटक तत्व कहे जाते हैं। वे तत्व क्या हैं? जिनसे कि राष्ट्र शक्तिशाली बनता है। एक शक्तिशाली राष्ट्र की कल्पना करते ही एक विशाल क्षेत्र, अतुल जनसंख्या, धन बहुल प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता, विकसित औद्योगिक जो संसाधन है वो उर्वरता, असीम सैनिक शक्ति, आधुनिकतम दृष्टि से संगठित सेनाओं का ध्यान आता है। तथापि इनमें से कोई भी तत्व अकेला या सामूहिक रूप से भी शक्ति का निर्माण नहीं करता। ब्राज़ील का आकार बड़ा है, अर्थात उसका आकार संयुक्त राज्य अमेरिका से भी बड़ा है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के पास बहुत बड़ी जनसंख्या है। बेल्जियम औद्योगिक दृष्टि से भी बहुत ज़्यादा विकसित है और स्विट्ज़रलैंड के पास आधुनिक सेना है। परंतु उपरोक्त किसी भी राष्ट्र की ओर शक्तिशाली नहीं कहा जा सकता। विशाल क्षेत्र जनसंख्या होते हुए भी सन 1940 तक चीन अत्यंत बहुत ही कमज़ोर था। आज चीन विश्व का प्रमुखतम शक्ति बन गया है और चीन के क्षेत्रफल, जनसंख्या अथवा औद्योगिक शक्ति में कोई व्यापक बुनियादी परिवर्तन ना होते हुए भी चीन शक्तिहीन राष्ट्र से शक्तिशाली राष्ट्र बन गया, क्योंकि साम्यवादी शासन ने इन संसाधनों का प्रयोग का लक्ष्य बदल दिया। अतः केवल संसाधनों का होना मात्र शक्ति नहीं है, वरन उसका इस प्रकार उपयोग करना कि दूसरे राज्यों को प्रभावित कर सके, तभी शक्तिशाली होने का या शक्ति होने का एहसास होता है। राष्ट्रीय शक्ति के तत्वों को हम मोटे तौर से 3 भागों में बांट सकते हैं: प्राकृतिक, सामाजिक और प्रत्यात्मक शक्ति। प्राकृतिक तत्वों में भौगोलिक विशेषता, प्राकृतिक साधन और जनसंख्या आते हैं। सामाजिक तत्वों में आर्थिक विकास, राजनीतिक ढांचा,
राष्ट्रीय मनोबल या वगैरह आते हैं। और प्रत्यात्मक शक्ति तत्वों के अंतर्गत नेतृत्व वर्ग के आदर्श, बुद्धि और दूरदर्शिता आदि आते हैं। मॉर्गनथाउ ने राष्ट्र शक्ति के दो प्रकार के तत्वों का उल्लेख किया है, और वे जो तत्व की सापेक्ष दृष्टि से अस्थायी हैं तथा जो निरंतर परिवर्तनशील या परिवर्तन से प्रभावित होते हैं। और इन दो वर्गों में समाविष्ट राष्ट्रीय शक्ति के तत्व मॉर्गनथाउ के अनुसार 9 हैं, और भूगोल, प्राकृतिक संसाधन, औद्योगिक क्षमता, सैनिक तैयारी, जनसंख्या, राष्ट्रीय चरित्र, राष्ट्रीय मनोबल, कूटनीति के गुण और सरकार के गुण, ये 9 तरह के तत्वों के बारे में मॉर्गनथाउ ने बताया है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत शक्ति के तत्वों के रूप में इन्हें स्वीकार किया है। विलियम एबिस्टीन के विचार में राष्ट्र शक्ति जनसंख्या, कच्चे माल अथवा ऐसे भी अन्य साधनों के योग जो है वो उसको में सम्मिलित हैं, और एक राष्ट्र शक्ति केवल मात्रात्मक ना होकर गुणात्मक होती है, और जो मित्र राष्ट्रों की संख्या, नागरिकों की देशभक्ति, उनके मनोबल, संस्थाओं के लचीलेपन, तकनीकी ज्ञान, रहस्यों को गुप्त रखने तथा कष्ट सहने की क्षमता जैसे अमूर्त गुणों का परिणाम होती है। स्टीफन बी जोन्स ने राष्ट्र शक्ति के निर्णायक तत्वों का वर्गीकरण किया है, और उन्होंने इसका वर्गीकरण जो है के अंतर्गत बताया है। पहला जो वर्गीकरण किया है कि भौगोलिक संसाधन या आकार, जलवायु, स्थल स्वरूप आदि। दूसरे वर्गीकरण में इन्होंने बताया है प्राकृतिक संसाधन, खनिज पदार्थ, कच्चा माल, उपज आदि। तीसरे के अंतर्गत इन्होंने बताया है मानवीय संसाधन या जनसंख्या, राष्ट्रीय जाति, विन्यास आदि। और चौथे प्रकार के अंतर्गत सामग्री संसाधन या भंडारण या शस्त्र सामग्री, पूंजी या राष्ट्रीय आय के बारे में चर्चा की है। पामर्स तथा पार्किंस ने राष्ट्रीय शक्ति के तत्वों को गैर मानवीय तथा मानवीय वर्गों में विभाजित किया है, और गैर मानवीय तत्वों में भूगोल तथा प्राकृतिक संसाधनों को शामिल किया है, जबकि मानवीय तत्वों में जनसंख्या, तकनीकी ज्ञान, विचारधाराएं, मनोबल तथा और नेतृत्व को शामिल किया है। और इस प्रकार अगर हम देखें तो राष्ट्रीय शक्ति के जो तत्व हैं, तत्वों में अलग अलग विचारकों ने इसको अलग अलग क्षेत्रों में इसको विभाजित किया है, और अलग अलग ढंग से अगर कुल मिला के देखें तो जो मॉर्गनथाउ का जो विचार है, जिन्होंने 9 भागों में इसको विभाजित किया है, वह सबसे ज़्यादा उपयुक्त और जो है स्पष्ट जो है वो उसके बारे में हमें समझ में आता है। तो हम लोग इन सभी परिभाषाओं के आधार पर जो शक्ति के तत्व हैं उनकी चर्चा करेंगे, और उन तत्वों में जो सबसे पहला तत्व आता है वो है भूगोल, जिसको ज्योग्राफी कहते हैं। तो किस तरह से भूगोल जो है वो राष्ट्रीय शक्ति को बढ़ाने में या राष्ट्र शक्ति का एक महत्वपूर्ण तत्व है, इसको हम समझेंगे कि राष्ट्र शक्ति के विभिन्न तत्वों में भूगोल सबसे अधिक अस्थायी तत्व माना गया है। और भूगोल मूलक राजनीति के विद्वान कहते हैं कि शक्ति का मुख्य अवयव जो है, एलिमेंट जो है वो भूगोल है, और किसी भी राष्ट्र की जड़ उस राष्ट्र के भूगोल में होती है। नेपोलियन ने एक बार कहा था कि एक देश की विदेश नीति उसके भूगोल द्वारा निर्धारित होती है। और हाल्फर्ड जे मैकिंडर ने भूगोल कॉन्फ्रेंस लंदन 25 जनवरी 1904 में अपने प्रसिद्ध शोध पत्र इतिहास की भौगोलिक धुरी पढ़ते हुए स्पष्ट किया था कि विश्व राजनीति में भौगोलिक प्रभाव व्यापक हैं, और आज सारा विश्व भौगोलिक दृष्टि से इतना सीमित हो उठा है कि एक भूखंड में हुए सामाजिक राजनीतिक परिवर्तन किसी भूगोल शून्य और विलीन न होकर सारे भूमंडल को प्रभावित करेंगे। और इस दृष्टि से विश्व राजनीति के अध्ययन के राजनीतिक, आर्थिक तथा मानवीय भूगोल के साथ साथ नैतिक भूगोल का भी अध्ययन किया जाता है। भूगोल राष्ट्रों की शक्ति के लिए एक आधारभूत ढांचा प्रस्तुत करता है। सबसे महत्वपूर्ण भौगोलिक घटक हैं किसी भी देश की क्षेत्रफल, उसकी जलवायु, उसकी स्थलाकृति, उसका अवस्थिति। भूगोल से संबंधित इन 4 घटकों को जो है हम लोग अलग अलग जो है भागों में देखेंगे। तो भूगोल के अंतर्गत जो पहला घटक आता है वो है क्षेत्रफल।
साइज। तो क्षेत्रफल क्या है? तो किसी भी राष्ट्रीय भूमि के आकार स्वयं में एक शक्ति का तत्व होता है। जो देश जितना ज़्यादा क्षेत्रफल जिसकी होती है उसके अनुसार जो है वो उतना शक्तिशाली राष्ट्र बन सकता है। और स्लाइचर के अनुसार अन्य बातों के समान होने पर भी एक देश जितना बड़ा होगा उसकी सुरक्षात्मक शक्ति उतनी ही अधिक होती है। और क्षेत्रफल के विस्तृत होने से राष्ट्रों में दो प्रकार की वृद्धि होती है। एक तो बड़े क्षेत्र वाले राष्ट्र अधिक जनसंख्या संभाल सकता है और दूसरा उसके पास प्राकृतिक संपदा जो है अधिक और विविध प्रकार की हो सकती है। राष्ट्र का बड़ा आकार उसे निश्चित रूप में कुछ सैनिक लाभ भी पहुंचाता है और 1937 और 1945 में जापान चीन को उसके विशाल आकार के कारण ही कुचल नहीं पाया था। और अपने बड़े आकार के कारण रूस ने 1912 में नेपोलियन के विरुद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के समय नाजी जर्मनी के विरुद्ध सफलतापूर्वक अपनी रक्षा की थी। और बड़े क्षेत्रफल वाले राष्ट्र आक्रमणकारी के सामने आत्मसमर्पण किए बिना पीछे हट सकते हैं यदि आक्रांता देश का आकार विशाल हो। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो एक बड़ा आकार है, एक और बड़ा आकार शक्ति देता है तो दूसरी ओर शक्ति आकार को बढ़ाती है। पर आकार तथा शक्ति का में कोई सीधा संबंध नहीं है और इसका भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमको देखने में मिलते हैं। जापान में 1905 में रूस को पराजित कर दिया था, जिस पर रूस बड़ा देश था। अथवा दूसरे महायुद्ध में 1942 में अपने लघु आकार के उपरांत भी जापान अपना काफ़ी विस्तार करने में सफल हो पाया था। और 1904 में रूस की विशालता ही उसके सैनिक संचालन में बाधक बनी। पर 1912 में रूस का विशाल क्षेत्र नेपोलियन को पराजित करने में आवश्यक तत्व बना। तो जब इस प्रकार हम देखते हैं कि विशाल क्षेत्रफल या आकार से कोई राष्ट्र शक्तिशाली नहीं बन जाता। जैसे विशाल आकार वाले रेगिस्तानी राष्ट्र से जो जापान और बेल्जियम से अधिक शक्तिशाली हैं, क्षेत्र एवं महत्व की प्रक्षेपास्त्रों के इस युग में घटता है और फिर भी आकार शक्ति का एक अप्रत्यक्ष स्रोत है, क्योंकि वह अधिक जनसंख्या, सेना, औद्योगिक संस्थाओं तथा प्राकृतिक साधनों की बहुलता की क्षमता को बढ़ाता है। तो इस तरह क्षेत्रफल जो भूगोल है उसके अंतर्गत क्षेत्रफल का एक महत्वपूर्ण रोल होता है, जिसका हमने बहुत सारे इसमें एग्जाम्पल्स के द्वारा समझा। दूसरा जो भूगोल के अंतर्गत चीज़ आती है वो है जलवायु, क्लाइमेट। तो प्राचीन काल से ही विद्वानों ने राष्ट्रीय शक्ति के निर्माण में जलवायु के प्रभाव को मान्यता दी है। और हैंगिस्टन ने लिखा है कि जहाँ भी सभ्यता उत्कृष्ट है, एक विशिष्ट प्रकार का मौसम व्याप्त है। अतीत में उसी प्रकार के मौसम उस स्थलों पर व्याप्त रहा जान पड़ता है जहाँ महान सभ्यताएं उठी हैं। इसलिए ऐसा मौसम महान प्रगति की एक आवश्यक शर्त जान पड़ता है। इसी विचार को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर लागू करते हुए हैंगिस्टन लिखते हैं कि विश्व के बड़े राष्ट्रों का विस्तार बहुत हद तक मौसमी परिस्थितियों के द्वारा तय होता है। दिखाई पड़ता है कि ऊर्जा प्रदायक मौसम द्वारा उत्प्रेरित प्रत्येक राष्ट्र ने स्थल और समुद्र द्वारा अपनी ताकत पड़ोसी राष्ट्रों पर फैलाया है। और इस तरह से जो है जलवायु अत्यंत प्रभावक भौगोलिक तत्व है जिसका देश के उत्पादन, सार्वजनिक स्वास्थ्य और चरित्र पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। और राष्ट्रीय शक्ति के संदर्भ में जलवायु के प्रभाव को सीमित रूप में ही स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि जलवायु एक सापेक्ष तत्व है। भले ही आधुनिक युग में यूरोपीय देश शीतोष्ण जलवायु के कारण शक्तिशाली बने हों, पर इतिहास इस बात का गवाह है, प्रमाण देता है कि प्राचीन काल की सबसे बड़ी सभ्यताएं भारत, मिस्र तथा चीन की भिन्न जलवायु में ही विकसित हुई थी। और वैज्ञानिक आविष्कारों के फलस्वरूप आज जलवायु को बदला जा सकता है। गर्मी और सर्दी की उग्रता को कम किया जा सकता है और जिन देशों में वर्षा कम होती है वहाँ कृत्रिम वर्षा की भी व्यवस्था की जा सकती है। आज जलवायु के बावजूद रेगिस्तानी इलाके शक्ति की दृष्टि से महत्वपूर्ण बन जाते हैं। आज रेगिस्तान में पेट्रोल और यूरेनियम युक्त खनिज जो है वो मिल रहे हैं और परमाणु अस्त्र बनाने के लिए यूरेनियम जो है अनिवार्य तत्व है। तो इस प्रकार जलवायु का भी एक इम्पोर्टेंट रोल होता है।
तीसरा जो भूगोल के अंतर्गत आता है वो है स्थलाकृति की जो टोपोग्राफी जो है उसको। तो किसी भी राष्ट्र को निर्धारित करने के लिए उसकी स्थलाकृति जलवायु से भी अधिक आवश्यक होती है, और किसी भी राष्ट्र की जलवायु वहाँ की भू आकृति द्वारा निर्धारित होती है। सर्दी, गर्मी, वर्षा या तापमान, वायु का बहना आदि सभी कुछ वहाँ की स्थलाकृति को प्रभावित करती है। स्थलाकृति के लक्ष्यों में राष्ट्रों के बीच की प्राकृतिक सीमाओं का निर्धारण होता है। नदियों, पर्वतों या समुद्र से घिरे हुए राष्ट्र उन देशों को अधिक सुरक्षित करते हैं जिनकी सीमाएं प्राकृतिक नहीं होती, और जिन राष्ट्रों के मध्य पर्वत या नदी या समुद्र के जरिए प्राकृतिक सीमा रेखा होती है उनमें प्रायः सीमा संबंधी विवाद और संघर्ष उत्पन्न नहीं होते हैं। स्थलाकृति के परिणाम स्वरूप राष्ट्रों को सुरक्षित सीमा प्राप्त हो जाते हैं, और जो पेरेनीज पर्वत श्रृंखला के कारण स्पेन यूरोप के राजनीतिक एवं फौजदारी जो फौजी द्वंद्वों की लपटों से बाहर रहा है। और इस तरह से जो है, एक तरह से आप कहें तो स्थलाकृति भी बहुत ही इम्पोर्टेंट इसका महत्व होता है। और आज स्थलाकृति का पहले जैसे महत्व नहीं रहा है। आज कोई सीमा दुर्गम नहीं है यदि वहाँ रक्षक सेनाएं ना हो। तिब्बत जो अगम्य माना जाता है, चीन ने के संचार परिवहन से पराजित हुआ, और सन 1962 में भारत पर हुई चीनी आक्रमण ने हिमालय पर्वतमालाओं को महत्वहीन सिद्ध कर दिया। और आज इंग्लिश चैनल की एक खास बात जो इंग्लिश चैनल एक खाई से अधिक महत्व नहीं रखती। सीमाएं, प्राकृतिक सीमाएं कई बार राष्ट्र के लिए बाधक भी बन जाती हैं। उनसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में रुकावट पड़ती है तथा राष्ट्रीय एकता की समस्या उत्पन्न हो जाती है। उदाहरण के लिए अफ्रीका की स्थलाकृति अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के मार्ग में बाधक है, और पर्वतमालाओं की प्रचुरता के कारण वर्मा दीर्घकाल तक दुनिया से पृथक रहा है। तो इस तरह से हम देखें तो एक तरह से स्थलाकृति जहाँ बहुत इम्पोर्टेंट है, वहीं दूसरी तरह इसके कुछ निगेटिव पहलू भी हैं जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को प्रभावित करते हैं। जो चौथी जो महत्वपूर्ण बात जो भूगोल के अंतर्गत देखी जाती है वो है अवस्थिति, लोकेशन। तो पामर्स एंड पार्किंस ने लिखा है कि प्रादेशिक स्थिति एक राज्य की संस्कृति और अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती है तथा उसकी सैनिक एवं आर्थिक शक्ति पर भी व्यापक प्रभाव डालती है। एक देश की अवस्थिति वहाँ की राजनीतिक एवं युद्ध कौशल का निर्धारण करने में सहयोग देती है कि किसी राष्ट्र की जलवायु इस बात पर निर्भर करती है कि उसकी अवस्थिति भूमध्य रेखीय है अथवा विषुवत रेखीय अथवा इन दोनों के बीच में है। यह राष्ट्र की अवस्थिति पर निर्भर करता है कि यहाँ क्या उत्पादन हो सकता है और कौन कौन से खनिज पदार्थ वहाँ पे मिल सकते हैं और कौन से औद्योगिक विकास की संभावनाएं वहाँ हो सकती हैं। ब्रिटेन, फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका को अटलांटिक महासागर पर अवस्थित होने का बड़ा लाभ मिलता है। यूरोप के महाद्वीप से अटलांटिक महासागर द्वारा पृथक होने के कारण संयुक्त राज्य अमेरिका विशाल सेनाएं और समुद्री बेड़े रखे बिना देर तक अपने आर्थिक विकास करता रह सकता है, और इसी के कारण दोनों विश्व युद्धों में उसकी औद्योगिक उत्पादन की क्षमता एवं सैनिक शक्ति ने मित्र राष्ट्रों को विजयी बनाया। तो इस तरह से अगर हम देखें तो अवस्थिति और विदेश नीति में घनिष्ठ संबंध होता है। अवस्थिति का किसी न किसी रूप में राष्ट्र की नीति पर इसका असर पड़ता है, और अवस्थिति से ही भूगोल मूलक राजनीति का चलन जो है वो प्रारंभ हुआ है। और भूगोल मूलक राजनीति के विद्वानों का यह मानना है कि राज्य की विदेश नीति उसके भूगोल के अनुसार ही निर्धारित होती है। ऑस्ट्रेलिया अपनी स्थिति के कारण अलगाववाद की नीति अपनाता है। नॉर्वे, फिनलैंड, डेनमार्क वगैरह जो देश हैं अपनी अवस्थिति के कारण ही द्वितीय विश्व युद्ध के केंद्र बन गए थे। राष्ट्रों से घिरा होने के कारण ही बेल्जियम अपनी सुरक्षा तथा राष्ट्रीय हित की दृष्टि से फ्रांस और इंग्लैंड का समर्थक रहा। सोवियत संघ और चीन का पड़ोसी होने के कारण ही भारत को गुटनिरपेक्षता की विदेश नीति अपनानी पड़ी। स्विट्जरलैंड, जर्मनी, फ्रांस, इटली से घिरा हुआ है
और अतः इसकी अपनी इस स्थिति के कारण ही तटस्थता की नीति का अनुसरण करना पड़ा। कनाडा अत्यंत शक्तिशाली होते हुए भी अमेरिका जैसे प्रमुख शक्ति का पड़ोसी होने के कारण अपने क्षेत्र में उतना प्रभावशाली नहीं हो सकता जितना कि उसे होना चाहिए। तो अब इस स्थिति के कारण ही जो है डार्डेन लीज, बास्फोरस, मलाका, जड़म मरु मध्य, स्वेज, पनामा आदि जितने भी ये सब हैं या सिंगापुर आदि को सामरिक महत्व का स्थान भी माना जाता है। अगर संक्षेप में हम कहें तो राष्ट्र की अवस्थिति का राष्ट्रीय शक्ति पर किसी न किसी रूप में अनुकूल या प्रतिकूल प्रभाव हमें देखने को मिलता है और इसका प्रभाव अवश्य पड़ता है। अवस्थिति से स्पष्ट होता है कि कोई राष्ट्र किस प्रकार की विदेश नीति जो है वो अपनाएगा। और फिर भी अवस्थिति एक सापेक्ष तत्व है। इंडोनेशिया चारों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है परंतु कभी भी नौसैनिक शक्ति नहीं रहा, और भारत के पास पर्याप्त समुद्र है फिर भी आज उसकी नौसेना पर्याप्त विकसित नहीं है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि भूगोल जो है एक महत्वपूर्ण तत्व के रूप में, शक्ति के एक महत्वपूर्ण तत्व के रूप में होता है, जिसके अंतर्गत उसकी अवस्थिति, उसका क्षेत्रफल, उसकी जनसंख्या, उसका स्थलीकृति, जलवायु आदि सभी चीज़ें जो हैं उसको प्रभावित करती हैं। दूसरा जो हमारा जो तत्व होता है भूगोल के अलावा, जो दूसरा महत्वपूर्ण तत्व है वो है प्राकृतिक संसाधन, नेचुरल रिसोर्सेस। तो नेचुरल रिसोर्स क्या होता है? तो यह भी राष्ट्र शक्ति के निर्माण का दूसरा महत्वपूर्ण तत्व प्राकृतिक संसाधन है। और प्राकृतिक संसाधन प्राकृतिक में उपलब्ध उपयोगी सामग्री की पद्धति को कहते हैं। प्राकृतिक संसाधन में मुख्यतः खनिज, ईंधन, भूमि से प्राप्त अथवा निकल रहे पदार्थ जैसे कोयला, तेल, वनस्पति आदि आते हैं। प्राकृतिक साधन किसी भी राष्ट्र की पूंजी हो सकते हैं। प्राकृतिक साधन प्रकृति द्वारा प्रदत्त उपहांस है। और पामर तथा पार्किंस ने कच्चे माल, खनिज, औद्योगिक शक्ति के साधन, खाद्य पदार्थ तथा कृषि उत्पादक को प्राकृतिक संसाधन कहा है। मार्गेनथाउ ने प्राकृतिक स्रोतों में खाद्यान्नों और कच्चे माल को कहकर पुकारा है। और मोटे तौर पर प्राकृतिक स्रोतों को 3 रूप में बांटा जा सकता है: खनिज पदार्थ, वनस्पति उत्पादन तथा जीव जंतु। तो खाद्य सामग्री जो है किस तरह से इम्पोर्टेंट है, और खाद्य सामग्री के अंतर्गत जो है वनस्पति उत्पादन तथा जीव जंतु को खाद्यान्न शीर्षक के अंतर्गत लिया जा सकता है। वह राष्ट्र जो खाद्यान्न के विषय में स्वावलंबी अथवा प्रायः स्वावलंबी है, उस देश की अपेक्षा लाभपूर्ण स्थिति में होगा जो कि इस दृष्टि से स्वावलंबी नहीं है। और दूसरा जो है कच्चा माल। कच्चा माल क्या है? तो कच्चा माल अर्थशास्त्र का विशिष्ट शब्द है और इस संसाधन का प्रयोग औद्योगिक विकास के लिए होता है। और पैडलफोर्ड एवं लिंकन के अनुसार आधुनिक युग में औद्योगिकरण के बिना राष्ट्र शक्ति प्राप्त करना संभव नहीं है। औद्योगिकरण कच्चे माल, विशेषतः खनिज पदार्थों की प्राप्ति पर निर्भर करता है। 19वीं शताब्दी की औद्योगिक क्रांति के बाद कोयला कार्य ऊर्जा का मिलाकर सबसे बड़ा स्रोत रहा है। और प्रत्यक्ष और परोक्ष रीति से उस शताब्दी में ब्रिटेन की प्रभुत्ता बहुत हद तक किसी अच्छे किस्म के काफ़ी परिणाम और अपेक्षाकृत पहुंच के भीतर कोयले की उपलब्धि की देन ही रही है। इस तरह से हम देखें तो कच्चा माल जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है वो इसकी भूमिका होती है। इसके बाद जो तीसरा जो महत्वपूर्ण जो होता है प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत, जो और भी जो प्राकृतिक संसाधन आते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के लिए इम्पोर्टेंट हैं, तो उसमें अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में वही राष्ट्र प्रभावकारी है जिसके पास जो है खनिज पदार्थों की गुणात्मक तथा मात्रात्मक स्तर पर ऊंचा हो। खनिज भंडार की दृष्टि से अमेरिका तथा रूस की स्थिति अत्यंत सुदृढ़ है और आश्चर्य नहीं है कि परिणाम रूप में दोनों देशों की सैनिक शक्ति भी अपरिमित रही है और बढ़ती हुई आवश्यकताओं के अनुरूप अपने आप को ढालने की योग्यता सब राष्ट्रों की एक सी नहीं होती है। और पहले तो उसमें यह बहुत बड़ा अंतर होता है कि किसी हद तक वह भारी बुनियादी आवश्यकताओं जैसे भोजन, रेशे, कोयला, लोहा आदि के
उनके शासित भूभाग में पर्याप्त रूप में मौजूद हों। और दूसरा अंतर उनमें से आ जाता है कि घरेलू स्रोतों को वो किस हद तक शत्रु कार्यवाही के विरुद्ध जो है वो निरस्त कर दें। और परमाणु विस्फोटक के विशाल परिणाम में ब्रिटेन ने कच्चे माल की समस्या में जाहिर तौर पर नए आयाम जोड़ दिए हैं। और आज यूरेनियम के अणु से निकली हुई शक्ति और इस अणुशक्ति के युद्ध में प्रयोग ने राष्ट्रों की अनुपातिक शक्ति के स्तर में वास्तविक और संभावित रूप में बदल दिया है। जो राष्ट्र यूरेनियम पदार्थ की खानों पर नियंत्रण रखते हैं वे शक्ति की दृष्टि से आगे हैं, जैसे कनाडा, चेकोस्लोवाकिया, रूस, दक्षिण अफ्रीका तथा संयुक्त राज्य। अन्य राष्ट्र जिसके पास ना हो तो वह पदार्थ है और ना ही जो इस पदार्थ की खानों की पहुंच पर नियंत्रण रख सकते हैं वे पिछड़ गए हैं। संक्षेप में अगर हम कहें तो किसी भी राष्ट्र की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भूमिका और हैसियत, उसकी मांग और अन्य राष्ट्रों को दी जाने वाली इज्जत उसी अनुपात में घटती और बढ़ती रहती है जितनी उसकी अपनी मांग के समर्थन युद्ध छोड़ने की योग्यता मानी जाती है। इस आधार पर यह निष्कर्ष निकालना तर्कसंगत है कि घरेलू या विदेशी उपज वाले भौतिक संसाधनों की प्रचुरता एवं विविधता की अतीत की भांति भविष्य में भी राष्ट्र समुदाय में शक्ति और प्रभाव के प्रतिरूपों के निर्णय में एक प्रमुख जो है वो बन सकता है। तीसरा जो महत्वपूर्ण तत्व है शक्ति का वह है जनसंख्या, पॉपुलेशन। तो प्रोफेसर हांस जे मॉर्गेनथाउ ने लिखा है कि जब तक हम भौतिक तथा समन्वित भौतिक तथा मानवीय तत्वों से हटकर केवल उन विशुद्ध मानवीय तत्वों पर विचार करते रहेंगे जिनके द्वारा किसी राष्ट्र की शक्ति निर्धारित होती है, तो हमें उसके गुणात्मक तथा मात्रात्मक अंगों में भेद समझ लेना आवश्यक है। गुणात्मक तत्व राष्ट्रीय चरित्र, राष्ट्रीय साहस, नेतृत्व, कूटनीति की गुना व्यवस्था तथा सरकार के साधारण गुणों से संबंधित है। वहीं मात्रा की दृष्टि से हमें इस तत्व को आबादी के मापदंड से परखना चाहिए। और हम अगर बात करें आज के परिप्रेक्ष्य में तो दो राष्ट्र की वैज्ञानिक जो प्रगति है, तकनीकी विकास, औद्योगिक स्तर तथा अन्य शक्ति तत्व समान है तो विशाल जनसंख्या सदैव राष्ट्र की शक्ति बढ़ाने में अधिक सहायक होती है। एक देश जिसकी आबादी अपने प्रतिद्वंदी की तुलना में कम है अपनी जनसंख्या की गिरती हुई रफ्तार से उस समय बहुत चिंतित हो जाएगा जब उसे प्रतिद्वंदी की आबादी की अधिक रफ्तार से बढ़ रही हो। और यही परिस्थिति 1870 और 1940 के मध्य जर्मनी की तुलना में फ्रांस की थी। तो जहाँ तक शक्ति के निर्माण में जनसंख्या की अधिकता का महत्व है, चूँकि अधिक जनसंख्या की चेतना से राष्ट्र के सदस्यों का मनोबल ऊंचा रहता है और अधिक जनसंख्या वाले राष्ट्र किसी भी आक्रमणकारी के विरुद्ध निष्क्रिय प्रतिरोध की भी सफलतापूर्वक चला सकता है। और अधिक जनसंख्या राष्ट्र की शक्ति की अभिवृद्धि में भी सहायक होता है और वह एक अर्थ में राष्ट्र शक्ति के विकास में बाधाएं भी उपस्थित करती है। अधिक जनसंख्या के पोषण के लिए यदि राष्ट्र सक्षम नहीं है तो वह जनसंख्या उसके लिए विभिन्न समस्याओं का अंबार या कारण बन जाती है। बड़ी जनसंख्या वाले देश एक बड़ी समस्या राष्ट्र एकता की होती है, और वहाँ बहुत से लोग को जीवित रखने के लिए एक बड़ी मात्रा में खाद्यान्न की भी आवश्यकता होती है। और भारत जैसे विशाल जनसंख्या के सामने जिस प्रकार अन्य संकट हमेशा आते रहता है वह एक शोचनीय स्थिति है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो जनसंख्या है तो जनसंख्या राष्ट्रीय शक्ति का एक महत्वपूर्ण अवयव है और वह सैनिक कार्रवाइयों तथा आर्थिक उत्पादन के लिए जनशक्ति की व्यवस्था करती है। असल में जनसंख्या की अधिकता से ना तो कोई शक्तिशाली सेना की गारंटी हो सकती है और ना ही उच्च कोटि के औद्योगिकीकरण की। यथार्थ में दोनों ही लाभ राष्ट्र शक्ति के अन्य कारणों पर निर्भर करती है और विशेष रूप से इस बात
पर कि किसी राष्ट्र के पास औद्योगिक विकास कितना है और सैनिक शक्ति एवं उत्पादन तत्व के किस सीमा तक उसको उसकी आधुनिक रूपता को प्रदान करते हैं। इसके बाद आता है चौथा महत्वपूर्ण तत्व, जो राष्ट्रीय शक्ति का जो महत्वपूर्ण तत्व होता है वो है तकनीकी। तकनीकी जैसे कि विज्ञान ने व्यवहारिक ज्ञान को तकनीकी का नाम दिया है, और तकनीकी या प्रौद्योगिकी के अंतर्गत आविष्कार तथा वे सभी साधन आते हैं जिनसे राष्ट्र की भौतिक समृद्धि में सहायता मिलती है तथा तकनीकी उन्नति से अभिप्राय नई पद्धतियों का प्रयोग है। यह एक प्रकार से पुराने तरीकों पर नूतन तौर तरीकों की विजय है, और तकनीकी परिवर्तन एक जटिल सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें कई तत्व शामिल होते हैं, जैसे विधान, शिक्षा, अनुसंधान, व्यक्तिक एवं सामाजिक क्षेत्रों का विकास, प्रबंधन, प्रविधि, उत्पादन सुविधाएं, श्रमिकों और मजदूर संगठन आदि। क्विंसी राइट ने अपने के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के प्रशिक्षण के रूप में तकनीकी ज्ञान वह विज्ञान है जो आविष्कार और भौतिक संस्कृति की प्रगति को विश्व राजनीति में से संयुक्त करता है, और यह यांत्रिक पद्धतियों के विकास तथा युद्ध कूटनीति, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, यात्रा एवं संसार में उनके प्रयोग की कला है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में कृषि, उद्योग, चिकित्सा, शासन व्यवस्था, शिक्षा का उपकरण, संचार साधन, अर्थव्यवस्था तथा युद्ध संचालन में तकनीकी शोधों का अपूर्व प्रभाव रहा है, और चिरकाल से ही तकनीकी ने राष्ट्रीय शक्ति की स्थिति के निर्धारक एवं महत्वपूर्ण भूमिका इसको निभाई है। तकनीकी प्रगति के 3 क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की सबसे अधिक इसको प्रभावित किया है। पहला जो है वो सैनिक तकनीकी, दूसरा औद्योगिक तकनीकी और संचार तकनीकी। सैनिक तकनीकी के अंतर्गत जो है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की दृष्टि से सैनिक तकनीक है में काफ़ी प्रगति ने राष्ट्रीय शक्ति में बहुत अधिक उसको प्रभावित किया है, और राष्ट्रों तथा सभ्यताओं का भाग्य युद्ध तकनीकी के अंतर के कारण बहुधा जो है वो निर्धारित हुआ है। 15वीं शताब्दी से लेकर 16वीं शताब्दी तक के अपने विकास काल में यूरोप ने युद्ध तकनीकी की दृष्टि से इतनी अधिक प्रगति की कि वह पश्चिमी गोलार्ध, अफ्रीका तथा निकटवर्ती तथा सुदूर के देशों में अपेक्षाकृत जो है वो काफ़ी बढ़ गया। 14वीं तथा 15वीं शताब्दी के परंपरागत अस्त्रों में पैदल सेना, आग्नेयास्त्र तथा तोपखाने से जुड़े जाने से शक्ति का विवरण में महत्वपूर्ण परिवर्तन उन पक्षों के अनुकूल है जिसने उनका प्रयोग अपने शत्रु से पूर्व प्रारंभ कर दिया था। इसके बाद धीरे धीरे इसकी जो है वो किस तरह से बढ़ती जाती है। सैनिक तकनीकी के माध्यम से कोई भी देश जो है वो एक तरह से समृद्ध हो सकता है, और उसके पास जितनी सुबल अच्छी तकनीक रहेगी सैनिक तकनीकी, तो और अच्छा वो देश जो है वो स्ट्रॉन्ग हो सकता है। इसके साथ आता है इसी के अंतर्गत जो तकनीक है उसी के अंतर्गत जो है एक औद्योगिक तकनीकी। तो औद्योगिक तकनीकी जो है वो आर्थिक समृद्धि की स्थापना करके राष्ट्र शक्ति की वृद्धि करती है, और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में कार्य करने की अधिक श्रेष्ठ, सक्षम, सुनियोजित, व्यवस्थित तकनीकी प्रक्रिया को ही औद्योगिक ज्ञान का विकास कहते हैं। और ठीक उसी तरह से औद्योगिक तकनीकी की सहायता से राष्ट्र के आर्थिक उत्पादन में वृद्धि होती है, जिससे नागरिकों का जीवन स्तर ऊंचा होता है, और राष्ट्र के निवासियों का जीवन स्तर ऊंचा होने एवं अन्य राष्ट्रों द्वारा उसे प्रशंसा प्राप्त होते हैं, और इससे राष्ट्र में पूंजी बहुलता होता है, और पूंजी बाहुल्य के कारण तकनीकी तथा आर्थिक सहायता देने में राष्ट्र सक्षम होते हैं। संयुक्त राष्ट्र की शक्ति का एक बहुत बड़ा कारण उसके द्वारा जरूरतमंद देशों को अलग अलग ढंग से आर्थिक सहायता देने में समर्थता है, और इसके माध्यम से वह उनके व्यवहारों को प्रभावित करने की स्थिति में आ जाता है। तीसरी जो तकनीक के अंतर्गत आती है संचार तकनीकी, वह भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि संचार तकनीकी से अभिप्राय आवागमन और संचार के आधुनिक साधनों का किसी राष्ट्र के किस सीमा तक विकास से हुआ है से है। संचार तकनीकी के उन्नत विकास पर ही वस्तुओं, मनुष्यों और विचारों का आदान प्रदान संभव है। आवागमन के आधुनिक साधन, सड़कें, रेलवे, मोटर, वायुयान न केवल किसी राष्ट्र को एकता प्रदान करते हैं, अपितु दूसरे राष्ट्रों को भी आर्थिक समृद्धि एवं व्यापार सुविधाएं बढ़ाने में बहुत बड़ा
योगदान देते हैं। तो इस तरह से अगर हम देखें तो जो तकनीक है संचार तकनीकी, तो उसका भी एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और आणविक तकनीकी के विकास का अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक अनिवार्य परिणाम यह होता है कि छोटे राष्ट्रों की शक्ति अनेक विशालकाय राष्ट्रों के समकक्ष हो जाएगी, क्योंकि आणविक क्षेत्र में विशालता पर निर्भर न होकर तकनीकी ज्ञान पर निर्भर होगा। और परमाणु तकनीक के विकास के फलस्वरूप आज हम अतिमारकता के युग में रह रहे हैं। चीन, फ्रांस, भारत, इजराइल, पाकिस्तान आदि परमाणु शक्ति बनाने के प्रयत्न कर रहे हैं और उन्होंने परमाणु संपन्न हो भी चुके हैं। नए हथियारों का विकास होते होते अंत में एक ऐसी स्थिति उत्पन्न होना असंभव नहीं है जहां पहुंचकर उस नैतिक श्रेष्ठता का भी कोई अर्थ नहीं रहेगा, जहां अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का उद्देश्य मालूम होता है। इसके बाद आता है जो पांचवा महत्वपूर्ण तत्व है शक्ति का, वो है राष्ट्रीय चरित्र, नेशनल कैरेक्टर। राष्ट्र चरित्र का अमूर्त, सूक्ष्म और मानवीय तत्व है। राष्ट्र चरित्र शक्ति का अमूर्त, सूक्ष्म और मानवीय तत्व है। और कोलरिज ने लिखा है कि इतिहास इसका साक्ष्य है कि प्रत्येक देश अपने निवासियों में कुछ सामान्य गुण अवगुण पाए जाते हैं, जिन्हें हम सामूहिक रूप से राष्ट्र चरित्र का नाम देते हैं। मॉर्गेनथाउ ने कहा है कि राष्ट्र शक्ति पर राष्ट्रीय चरित्र का अनिवार्यतः प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जो व्यक्ति युद्ध और शांति में राष्ट्र की ओर से कार्य करते हैं, चुनते हैं अथवा चुने जाते हैं, जनमत पर निर्णयात्मक प्रभाव डालते हैं, उत्पादन तथा खपत बढ़ाते हैं, ये सभी लोग अधिक या कम स्तर पर बौद्धिक तथा नैतिक गुणों की छाप से मुक्त होते हैं, जो राष्ट्र चरित्र को निर्मित करते हैं। किसी भी देश के राष्ट्र शक्ति का मूल्यांकन करते समय राष्ट्र चरित्र को भले ही वह कितनी ही अमूर्त हो, ध्यान में रखा जाता है। और इस तरह से भारतीय स्वाधीनता के बाद चीन और पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण किया और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भारतीय महत्वाकांक्षाओं को चूर करने का साहस आखिर क्यों किया? इसके लिए बहुत कुछ भारतीय चरित्र उत्तरदायी है। उदासीनता, सामंजस्य और सहिष्णुता की भावना, शांतिवाद एवं अहिंसा में आस्था, सामाजिक विषमता एवं फूट भारतीय चरित्र की विशेषता है। एक सबल देश के नागरिकों में जो गुण होने चाहिए, जैसे स्पष्टवादिता, अन्याय का प्रतिकार करने की भावना, पहल करने की क्षमता, ये भारतीय नागरिकों में आमतौर पे कम है। और इसी कारण से चीनियों ने 1962 में और पाकिस्तान ने 1965 में भारत को झटका दिया था। और जर्मन नागरिकों में जिस प्रकार के संगठन निर्माण की कुशलता पाई जाती है, वैसी भारतीय नागरिकों में नहीं पाई जाती, और यह भी राष्ट्र की कमजोरी का एक कारण है। गांधी की अहिंसावादी विचारधारा ने भारतीय चरित्र को शांतिवादी बना दिया है, जिससे कि समझौतावादी और तुष्टीकरण की विदेश नीति का एक अभ्युदय हुआ है। तो इस तरह से देश की राष्ट्रीय चरित्र भी उस देश को शक्ति प्रदान करने में बहुत ही इम्पोर्टेंट उसका रोल होता है। इसके बाद छठवां जो तत्व है इसका, राष्ट्रीय मनोबल, नेशनल मोरल। तो मनोबल राष्ट्र शक्ति का एक सूक्ष्म तथापि प्रभावकारी तत्व है। और मनोबल वास्तव में वह अमूर्त भाव है जो अपनी विशिष्ट निष्ठा, साहस, विश्वास, व्यक्तित्व की गरिमा को सुरक्षित रखने की भावना से प्रेरित होता है। और मॉर्गेनथाउ के अनुसार राष्ट्रीय मनोबल निश्चय का वह अनुपात जिसके द्वारा एक राष्ट्र शांति एवं युद्ध के समय अपनी सरकार की विदेश नीति का समर्थन करते हैं, यह किसी राष्ट्र के प्रत्येक कार्य में व्याप्त रहता है। मनोबल में राष्ट्र की सारी क्रियाएं, औद्योगिक एवं कृषि उत्पादन तथा सैनिक तैयारियां एवं कूटनीतिक सेवाएं समाहित होती हैं। लोकमत के रूप में यह वह अदृश्य तत्व होता है, अदृश्य तत्व प्रदान करता है, और जिसके सहारे के बिना कोई भी सरकार, चाहे वह लोकतांत्रिक हो या अथवा निरंकुश, अपनी नीतियों को पूर्ण प्रभाव के साथ क्रियान्वित नहीं कर सकती। मनोबल या हौसले की उपस्थिति या अनुपस्थिति तथा उनमें गुण राष्ट्रीय संकट के समय प्रकट होते हैं, जबकि ये तो राष्ट्र के जीवन ही दांव पर हो तो वह आधारभूत निर्णय लेने की घड़ी हो, जिस पर राष्ट्र का जीवन रहना अवलंबित होता है।
तो इस संदर्भ में, राजनीति के संदर्भ में मनोबल एक पूरे राष्ट्र का वह सामूहिक मानसिक दृष्टिकोण है जिससे वह अपनी सरकार की नीतियों को हितकर मानकर उसका समर्थन करने को तत्पर रहता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो मनोबल को जो तत्व, कुछ ऐसे तत्व हैं जो मनोबल को प्रभावित करते हैं, जैसे कि राष्ट्रीय चरित्र, संस्कृति, लोक नेतृत्व, सुयोग्य सरकार और परिस्थितियाँ। तो ये जो भी हैं, अगर हम संक्षेप में कहें तो मनोबल राष्ट्रीय शक्ति का एक महत्वपूर्ण तत्व है और बिना मनोबल के राष्ट्रीय शक्ति केवल एक भौतिक शक्ति अथवा कुछ भौतिक शक्ति के अलावा कुछ भी नहीं है। तो इस तरह से राष्ट्रीय मनोबल भी जो है इसका इम्पोर्टेंट एक तत्व है, एलिमेंट्स है शक्ति का। जो नेक्स्ट जो हमारा है वो है नेतृत्व, लीडरशिप। तो राष्ट्रीय शक्ति का एक अन्य महत्वपूर्ण तत्व नेतृत्व में ही राष्ट्रीय शक्ति के अन्य सभी आधार उचित दिशा निर्देशन हैं। नेतृत्व शक्ति के अन्य तत्वों के विकास तथा अनुशीलन की प्रेरणा देता है। नेतृत्व अकेला भी कभी कभी इतना प्रभावशाली होता है कि वह शक्ति का एक स्वतंत्र तत्व माना जाता है। नेतृत्व की अनुपस्थिति में राज्य की रचना भी नहीं हो सकती। दूरदृष्टि और कड़ी मेहनत वाले नेतृत्व के बिना सुविकसित तकनीक की भी कल्पना नहीं की जा सकती। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि नेतृत्व वह शक्तिशाली तत्व है जो राष्ट्रीय शक्ति के अन्य तत्वों को संगति देता है, उद्देश्यों को प्राप्त करने योग्य ढंग में परिभाषित करता है और रणनीति के लिए मार्ग निर्धारित करता है। इसलिए नेतृत्व भी एक राष्ट्रीय शक्ति का एक महत्वपूर्ण तत्व है। नेक्स्ट है कूटनीति। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के संचालन में विदेश नीति, जो संबंधों का संचालन जो है वो विदेश नीति के माध्यम से होता है। अतः एक सुनिश्चित, सुसंबद्ध और तर्कसंगत विदेश नीति का होना बहुत ही जरूरी है। विदेश नीति को ठीक रीति से लागू करने का कार्य कूटनीति करती है। अतः कूटनीति कौशल की शक्ति का एक आवश्यक अवयव है और मॉर्गनथाउ ने कहा है कि उन तमाम तत्वों में से जो कि किसी राष्ट्र की शक्ति के निर्माण में योगदान देते हैं, सबसे महत्वपूर्ण तत्व कूटनीति की उत्तमता है, भले ही यह तत्व कितना भी अस्थायी क्यों न हो। अन्य सभी वे तत्व जो कि राष्ट्रीय शक्ति को निश्चित करती हैं, वास्तव में वह कच्चा माल है जिसके द्वारा किसी राष्ट्र की शक्ति गढ़ी जाती है। किसी भी राष्ट्र की कूटनीति की उत्तमता ही उस तत्वों की एक बड़ी जो है वो तत्वों की एक बड़ी भूमिका होती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि कूटनीति जो है वे भी बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट अंग है। इसके बाद नेक्स्ट आता है शासन के गुण। तो राष्ट्रीय शक्ति के निर्माण में शासन तंत्र का स्वरूप भी एक महत्वपूर्ण इसका अंग होता है। नेक्स्ट है आपका औद्योगिक क्षमता। किसी भी राष्ट्र की शक्ति उसकी औद्योगिक क्षमता पर निर्भर करती है और औद्योगिक राष्ट्र ही महान शक्ति कहलाते हैं और औद्योगिक स्तर पर परिवर्तन शक्ति के स्तर पर में ही परिवर्तन को उत्पन्न कर देता है और औद्योगिक क्षमता के अभाव में कच्चे माल का कोई महत्व नहीं होता है। इसके बाद है सैनिक तैयारी। सैनिक तैयारी पर राष्ट्र की शक्ति की निर्भरता इतनी स्पष्ट है कि उसके स्पष्टीकरण की कोई आवश्यकता नहीं है। सैनिक तैयारी का अर्थ है सैनिक संगठन की तैयारी की जाए जो विदेश नीति के पालन में सहारा प्रदान करने में सफल हो सकती है और सैनिक दृष्टि से किसी भी राष्ट्र की शक्ति सैनिकों तथा शस्त्रों की संख्या तथा उनमें सैन्य संगठन के विभिन्न अंगों के वितरण पर निर्भर करती है और एक राष्ट्र के पास युद्ध संबंधी नए तकनीक आविष्कार की अच्छी समझ होने तथा उनके सैनिक नेतृत्व में युद्ध की नई तकनीकों से संबंधित व्यूह संरचना और दाव पेच में विलक्षण गुण विद्यमान होने पर भी वह राष्ट्र सैनिक रूप से कमजोर हो सकता है। यदि उसके पास ऐसी सैनिक संगठन न हो तो अपने संपूर्ण रूप में वह विभिन्न अंगों की शक्ति की दृष्टि से राष्ट्र की आवश्यकता से ना तो कम है और ना अधिक। राष्ट्र शक्ति की दृष्टि से शांति काल में भी राष्ट्रों के पास न केवल पर्याप्त सेना अपेक्षित है अपितु वह प्रशिक्षित और एकदम तैयारी की स्थिति में होनी चाहिए। किसी ने ठीक ही कहा है कि बिना एक कदम तैयार सेना के कूटनीति की वही स्थिति है जो बिना वाद्य यंत्रों के बजने वाले संगीत की है।
तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो शक्ति है उसका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है, और शक्ति के जो विभिन्न तत्व हैं, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करने में शक्ति का बहुत बड़ा योगदान होता है। और शक्ति जो है वह विभिन्न तत्वों से मिलकर बनी होती है, और विभिन्न विचारकों ने इसके बारे में अलग अलग विचार दिए हैं। और उसमें हमने देखा कि जो भूगोल किस तरह से इसके शक्ति के तत्व के एक महत्वपूर्ण तत्व के रूप में है, जिसमें स्थलाकृति, वहाँ की जो व्यवस्था है वो, और भी जितनी सारी चीज़ें उसके अंतर्गत आती हैं, जलवायु हो, अव्यवस्थी हो, जलवायु परिवर्तन हो, ये सभी उसके अंतर्गत आते हैं। राष्ट्र चरित्र, मनोबल, उसके बाद सैनिक तैयारी जो भी हैं, और उसके बाद इसके अंतर्गत जो है संचार तकनीकी के अंतर्गत कितना इम्पोर्टेंट पार्ट है, और औद्योगिक क्षमता, सैनिक तैयारी और शासन के गुण आदि, ये सभी तत्व मिलकर शक्ति की को एक महत्वपूर्ण तत्व बनाते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करती है। ये था हमारा आज का क्लास। आई होप आपको समझ में आया हो। आज के क्लास में हमने चर्चा की कि शक्ति क्या है, उसके तत्व क्या हैं। अब इससे जो क्वेश्चंस आते हैं कि राष्ट्रीय शक्ति के निम्नलिखित तत्वों के अर्थ एवं महत्व की विवेचना करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय शक्ति को परिभाषित करें तथा राष्ट्रीय शक्ति के विभिन्न तत्वों के सापेक्षित महत्व की चर्चा करें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है, राष्ट्रीय शक्ति क्या है और राष्ट्रीय शक्ति के प्रमुख लक्षण क्या हैं। उसके बाद राष्ट्रीय शक्ति की परिभाषा करें तथा उसके रूपों का वर्णन करें। राष्ट्रीय शक्ति के प्रमुख तत्वों का परीक्षण करें। राष्ट्रीय शक्ति में नेतृत्व की भूमिका के महत्व की विवेचना करें। तो इस तरह से कुछ जो क्वेश्चंस हैं जो आते हैं, तो आप अकॉर्डिंग टू जो क्वेश्चन है उसके अनुसार आप अपना नोट्स बना लें, और एग्ज़ाम की तैयारी के लिए उसको, चूँकि ये इम्पॉर्टेंट है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंतर्गत, इससे एक क्वेश्चन तो ज़रूर ही आता है एग्ज़ाम्स में, तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप इसको अच्छे से समझें। आज का क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। नए टॉपिक के साथ बहुत जल्द हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए घर में रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।